बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए फर्स्ट ईयर में सबक माई मुसन्निफ अहमद नसीम कासिम की मश्क सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। तो चले बच्चों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। दर्जन सवालों के जवाब लिखें। दोनों बेगमात के बरक्स उनके शौहरों के ताल्लुकात कैसे थे? तो दोनों बेगमात तो आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं, मगर उनके शौहरों के ताल्लुकात आपस में नहायत खुशगवार थे। उनके दरमियान ज़बरदस्त हम आहंगी पाई जाती थी। ये दोनों इकट्ठे सैर और वाक के लिए जाया करते और छोटी मोटी चीज़ें एक दूसरे से मांग लिया करते। वो बेगमात की लड़ाई को बुनियाद बनाकर आपस के ताल्लुकात को ख़राब नहीं होने देते थे। सवाल नंबर बे, लड़ाई का आगाज़ अमूमन किसकी तरफ से होता था? तो दोनों बेगमात की लड़ाई में अक्सर लड़ाई का आगाज़ बेगम राजा की तरफ से होता था और बेगम ख्वाजा इस आगाज़ के इंतज़ार में रहती थी। ज़लज़ला आने पर बेगम राजा का क्या रद्द अमल था? ज़लज़ला आने पर बेगम राजा ये समझी कि शायद बेगम ख्वाजा ने साथ वाले कमरे में पलंग घसीटा है, इस वजह से पूरा घर लर्ज़ उठा। चुनांचा वो खिड़की में आई और बेगम ख्वाजा को इतना बुरा भला कहा कि वो बेचारी ज़लज़ले को ही भूल गई। मोहल्ले के बुजुर्ग के समझाने पर राजा साहब का क्या जवाब था? एक दिन किसी मोहल्ले के बुजुर्ग ने दोनों शोहरों को रोक कर कहा कि अपनी बेगमात को लड़ाई झगड़े से रोकें, पूरा मोहल्ला बदनाम हो रहा है। तो राजा साहब ने निहायत अदब से जवाब दिया कि औरतों का मामला है और हम मर्द लोग औरतों के मामलात में दखल देते हुए अच्छे नहीं लगते। आप अगर हमारी बेगमात को समझाने का काम अपनी बेगम के जरिए करवाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। इकट्ठे रखे हुए दो बर्तन भी टकरा कर बज उठते हैं, जबकि ये दोनों तो माशाल्लाह जीती जागती औरतें हैं। सवाल, पानी की बाल्टी में गेंद गिरने पर दोनों बेगमात का क्या मौक़िफ़ था? जवाब, इस मौके पर हमेशा की तरह बेगम राजा ने लड़ाई में पहल करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेगम ख्वाजा ने जानबूझकर गेंद भिगो दिया ताकि गीली गेंद के साथ मट्टी लग जाए और इस मट्टी से बच्चे के हाथ और कपड़े गंदे हों, उसकी माँ को ये कपड़े दोबारा धोने पड़े। जबकि बेगम ख्वाजा का यह मौक़िफ़ था कि गेंद बच्चे ने नहीं बल्कि बेगम राजा ने जानबूझकर बाल्टी में फेंकी है ताकि बाल्टी का पानी ख़राब हो जाए और बेगम ख्वाजा को 2 आने देकर बेहश्ती से पानी का मश्क भरवाना पड़े। बेहश्ती उस बंदे को कहते हैं जो पानी भरता था घरों में। जैसे आजकल वाटर टैंकर होता है, तो पुराने ज़माने में कोई बंदा होता था, उसने मश्क लगाई होती थी, तो वह घर घर पानी की मश्क पहुंचा देता था, 1-2 आने उनसे ले लेता था। बेगम का जख्म देखकर बच्चे का जख्म देखकर बेगम राजा ने क्या रद्द अमल जाहिर किया? बेगम राजा ने जब बच्चे के जान पर जख्म देखा तो दम बखुद रह गई। उन्होंने बेगम ख्वाजा से बच्चा लिया, अपने कूल्हे पर बिठाकर उसे थपकने लगी और बच्चे के आंसू पहुंचकर उसे दीवानावार झुमा और साथ ही अपने बच्चे को बददुआएं और गालियां भी दी। फिर जब उनका बेटा आ गया तो उसे 4-5 थप्पड़ इस जोर के मारे कि उसकी चीखें सारे मोहल्ले में गूंजी। सवाल नंबर 2, शायद यही वजह थी कि मोहल्ले वालों को झगड़े का ज़्यादा लुत्फ़ नहीं आता था। इस जुमले में जिस मखसूस ज़हनियत की अक्कासी हुई है उसकी वजाहत करें। आवाम की एक ख़ास नफ्सियात और मखसूस ज़हनियत होती है। वो लाशऊरी तौर पर चाहते हैं कि जब भी लड़ाई झगड़ा हो तो लड़ने वाले एक दूसरे पर बेहुदा और घटिया इल्ज़ाम लगाएं, आपस में गालम गलोच करें, एक दूसरे को खूब मारे पीटे। लेकिन चूँकि दोनों बेगमात के झगड़े में ये सब न होता था, इसलिए मोहल्ले वालों को उनकी लड़ाई में लुत्फ़ न आता था। मतन के मुताबिक खाली जगह पुर करें। बेगम ख्वाजा का वो बेनक सुनाई कि बेचारी ज़लज़ले को भूल गई। इकट्ठे रखे हुए 2 बर्तन भी टकरा कर बजते हैं। उनकी बातों में इल्ज़ाम तराशी कम और बददुआएं ज़्यादा होती थी। जैसे मरीज़ बेनमक मिर्च का खाना खाने पर मजबूर होता है। बेगम ख्वाजा अपने मरने की बददुआ सुनकर मुस्कुरा रही थी। सामने अल्फाज पर सामने दिए गए मायने के मुताबिक अल्फाज लगाएं। तो लफ्ज़ लिखा हुआ है, सामने मायने भी लिखा हुआ है, तो उस मायने के मुताबिक उस पर लगाना है। पहला है आलम, इल्म वाला तो आलिम, इल्म वाला तो आप कहोगे आलिम। फिर है हालत दुनिया, तो इसको आप कहोगे आलम। वो आलिम है, ये आलम है, लाम पर ज़बर लगाएंगे। फिर वतन है तो इसमें आप इसको कहोगे मुल्क, और फिर जागीर हो तो उसके लिए आप उसको कहोगे मिल्क। मिल्क जैसे कहते हैं ना मिल्कियत, तो मिल्क, मीम के नीचे ज़ेर होगा, लाम पे जज़म होगी, मिल्क। फिर फरिश्ता हो तो उसको आप कहोगे मलक, ऐसा मलकुल मौत हो गया। फिर बादशाह हाकिम हो तो उससे आप कहोगे मलिक,
फरिश्ते को मलक कहोगे, लाम पे ज़बर होगा, और बादशाह के लिए लाम पे ज़ेर लगाओगे, मलिक, जैसे मलिक साहब तो बादशाह या हाकिम। अच्छा, इसी तरह हमारे पास मालूमात के लिए हो तो आप उसको कहोगे इलम, एन के नीचे ज़ेर होगा। और परचम अगर लहरा रहा हो तो फिर आप उसको कहोगे अलम, एन के ऊपर ज़बर होगा। अगला सवाल है, सबक में से इमदादी फेल चुनकर लिखें। अब देखो बच्चों, ऐसे सवाल पेपर में तो नहीं आती, तो मैं इमदादी फेल चुन कर लिखती हूँ, इसका तो कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपको इमदादी फेल का तरीका समझा देता हूँ और आप फिर खुद जो हम प्रैक्टिस कर लो उसको चुन कर लिखो। इमदादी या मामन फेल वो होता है जो असल फेल के साथ मिलकर मुरक्कब कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब इसके मायने में वजन पैदा करता है और काम की तकमील को वाज़ा करता है। अब इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं कि एक वर्ब होता है, कोई काम कर रहा होता है तो काम करने वाले के साथ एक और लफ्ज़ लगा दिया जाता है जो उसकी मीनिंग में इजाफा करके उसको ज़रा एक्सप्लेनेशन अच्छी कर देते हैं। मसलन उसने सांप को मार डाला, अब हम सिर्फ ये भी कह सकते थे उसने सांप को मारा, लेकिन मार डाला। अब ये डाला जो है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इमदादी फेल है। इसने मारने के जो मीनिंग है उसको थोड़ा भारी कर दी। मैंने किताब पढ़ ली है, मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी है, पढ़ ली है। ली जो है इसने किताब पढ़ने को, यानी ये बता रहे कि किताब पढ़ना मुकम्मल हो गया, पढ़ने को थोड़ा सा हैवी कर दिया। इन जुमले में डाला और ली इमदादी फेल है क्योंकि दोनों फ़ाइल ने मैनी में ज़्यादा वजाहत, ज़्यादा जोर पैदा किया। तो अब इसी तरीके से आप इस सबक में जितने भी जो इमदादी फेल हैं उनको आप तलाश करें और हाईलाइटर से हाईलाइट करें, और उसके साथ हमारा आज का लेक्चर अपनी इख्तिताम पर पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले सबक की मशक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।